एसएससी सीजीएल 2024 का एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न पे ये मॉक टेस्ट सीरीज या फिर मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट है, ये मॉडल पेपर है। इसको आप जो है पूरा अटेम्प्ट करिए और अपना अपना स्कोर जरूर बताइए वीडियो में कमेंट करके कितना आपका स्कोर आ रहा है इस पे। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से नए सिलेबस के हिसाब से बनाई गई है। टेस्ट सीरीज 50 टेस्ट सीरीज है टोटल, ठीक है। एक एक करके जो है आपको वीडियो देना हम चालू कर रहे हैं। ये वाली टेस्ट सीरीज एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम से पहले जरूर लगाएं। अगर आप सारी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ज्ञान सर एडुकेशन ऐप में जाएं, वहां पे सिर्फ 50 रुपए में 50 एसएससी सीजीएल 2024 के जनरल अवेयरनेस के 50 टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे अटेम्प्ट करने के लिए। आप अपनी रैंकिंग वगैरह भी देख सकते हैं उसमें और अटेम्प्ट कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम्स, ठीक है। सिर्फ 50 रुपए में 50 टेस्ट सीरीज है, नए ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है ये। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, एसएससी सीजीएल 2024 का जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट रिवीजन कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है ज्ञान सर एडुकेशन ऐप में। गूगल प्ले स्टोर में अगर आप सर्च करेंगे ज्ञान सर एडुकेशन, वो आपको मिल जाएगा, आप उसको इंस्टॉल करिए, ठीक है। और वहाँ पे जो है जब ऐप में अंदर जाएंगे एसएससी सीजीएल वाला जो है फोल्डर है उस पे जाइए। एसएससी सीजीएल 2024 का इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी रिवीजन का जो है कोर्स चल रहा है, उसको एक बार आप ज़रूर लगा लें। अगर आपको जनरल अवेयरनेस के पूरे क्वेश्चन जो है एग्जाम में सही करके आने हैं तो ये वाला रिवीजन कोर्स एक बार देख के ही जाएँ। जितना भी जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है पूरा उसका निचोड़ है हमारे सिलेक्शन मटेरियल वाले रिवीजन वाले कोर्स में, ठीक है। कोर्स की फीस है सिर्फ 100 रुपये और उसमें कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। ऐसे ही टेस्ट सीरीज की भी फीस है 50 रुपये, कूपन कोड है ज्ञान सर, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखिए कि फीस डबल रखी गई, लेकिन बाई नाउ से ऊपर एक अप्लाई कूपन का है उसमें ऑप्शन, उसमें आप अप्लाई कूपन करें ज्ञान सर, अगर आप उसमें डालेंगे तो फीस जो है आधी हो जाएगी। तो 100 रुपये में कोर्स है रिवीजन वाला, सिलेक्शन मटेरियल है उसमें जनरल अवेयरनेस का पूरा। तो एक बार एग्जाम से पहले जनरल अवेयरनेस का कोर्स जरूर से जरूर लगा के जाएं, हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है। और 50 टेस्ट सीरीज जनरल अवेयरनेस के बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न पे वो आपको 50 रुपये मिल जाएंगे। वो ज्ञान सर एडुकेशन वाले ऐप में पेड टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में जाके एसएससी सीजीएल 2024 का आप कोर्स ले सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और आज आपके सामने जो क्लास है वो है आपका सातवां वीडियो है, जो कि आपको मॉक टेस्ट जो भी आपको दिए होंगे, जहां जहां आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, आज इस वीडियो को देख करके आप लोग अपने आप को देखिए कि कहां मुझे प्रॉब्लम हुआ है और क्या होना चाहिए था। देखिए पहला प्रश्न आज का, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? पहला, वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए। अमीटर विद्युत धारा प्रवाह को एम्पियर में मापने के लिए। सी, इलेक्ट्रोमीटर विद्युत चालक बल को मापने के लिए। और डी, मीटर सेतु अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए। क्या होगा इसका आंसर? और ध्यान से इसको पढ़िए। और ये रहा, आपको इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी इसको एक बार देख लीजिए आपको। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, इलेक्ट्रोमीटर विद्युत चालक बल को मापने के लिए होता है, ये गलत है। ध्यान दीजिएगा कि वोल्ट मीटर मापन यंत्र है जो किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है, इसका प्रयोग या उपयोग विद्युत धारा प्रवाह को एम्पियर में मापने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर बहुत छोटे वोल्टेज और धाराओं को मापने के लिए डिजाइन किया गया उपकरण है। और मीटर ब्रिज एक मापन यंत्र है जो एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, आनुवांशिक नियतिवाद के अनुसार मानव चरित्र को निर्धारित करने वाला प्राथमिक कारक क्या है? चार ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिएगा। आनुवांशिक नियतिवाद के अनुसार तो ऑप्शन नंबर सी केवल जीन, ऑप्शन नंबर सी केवल जीन। आनुवांशिक नियतिवाद के अनुसार जीन हमेशा ही लक्षणों और रोगों का निर्धारण करते हैं, जिससे परिणामों पर पर्यावरण में परिवर्तन या व्यक्ति के रहने के विभिन्न वातावरणों का बहुत कम या बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, किस केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव या भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 97% से अधिक साक्षरता हासिल करते हुए पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। देखिए इसका आप देख लीजिए, लद्दाख ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजना के तहत 97% साक्षरता दर के साथ पूरी तरह से कार्यात्मक रूप से साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बनने की
ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि अरविड्डू राजवंश दक्षिण भारत के किस ऐतिहासिक साम्राज्य का अंतिम शासक परिवार था? अरविड्डू वंश, ध्यान से, अरविड्डू वंश दक्षिण भारत के किस ऐतिहासिक साम्राज्य का अंतिम शासक परिवार था? तो ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम। देखिएगा, तो अरविड्डू राजवंश दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम हिंदू राजवंश था। इसके संस्थापक तिरुमाला देव थे। कौन थे? तिरुमाला देव इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही नहीं है? ए, भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा सहकारी संस्थाएं हैं। बी, क्रेडिट करेंसी को वैकल्पिक करेंसी भी कहा जाता है। सी, मुद्रा का प्रचलन कम करने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। डी, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बताइए क्या इसका सही है? इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे ध्यान से। तो ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में नहीं है, ये आपको हैदराबाद में पड़ता है। कहां पर? हैदराबाद में पड़ता है। नेक्स्ट आइएगा, मिलान करिए। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस, लार ग्रंथि और वसा का पाचन कहां कहां पे होता है, किसके द्वारा होता है? इसको मिलान करिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन किससे संबंधित है? पीतरस से। 1 का 3 बहुत जगह पर है। ठीक है, लार ग्रंथि देखिए अमाइलेज होगा कि लाइपेज होगा, मिलान करना है सभी को। ठीक है, तो हो जाएगा आपको स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस कहां पर? अमाइलेज में होता है। तो बी का 1 एक ही जगह पर है, सी नंबर। आइए मिलान करते हैं और आगे। सी सही है आपका। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो क्या बिलीरुबिन बिलीवर्डिन कहां पर? पीत में। स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस कहां पर? अमाइलेज में। ठीक है, उसके बाद लार ग्रंथि कहां कहां पर? तो लार ग्रंथि से निकलता है आपको, क्या निकलता है? तो लार ग्रंथि से निकलेगा आपको पैरोटिड ग्रंथि कहां का है? तो लार ग्रंथि है, वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा। इन सबको याद कर जाइए, काफी अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है। देखिए, पीतवर्णक रक्त घटक हीमोग्लोबिन के विखंडन का उत्पाद है। सबसे महत्वपूर्ण पीतवर्णक बिलीरुबिन है, जो नारंगी या पीला रंग का होता है। इसका ऑक्सीकृत रूप बिलीवर्डिन है, जो कि हरा रंग का होता है। वे मल के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं और मल पदार्थ को रंग प्रदान करते हैं। बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से युक्त कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च कहा जाता है। स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस या इसके घटक शर्करा में टूटने की प्रक्रिया के लिए अमाइलेज नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है। अग्नाशय और लार ग्रंथियां अमाइलेज का उत्पादन करती है। लाइपेज एक एंजाइम है जिसका उपयोग भोजन में वसा को तोड़ने के लिए किया जाता है, ताकि उन्हें आंतों में अवशोषित किया जा सके। यह अग्नाशय, मुंह और पेट में बनता है। लार ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्रंथियां हैं जो लार का उत्पादन करती है। लार ग्रंथियों के 4 जोड़े होते हैं: पैरोटिड ग्रंथि, सब मंडिबुलर ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्रंथि और बकल या बुकल ग्रंथियां। नेक्स्ट, 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार या विभूषण पुरस्कार कितने लोगों को सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण पुरस्कार से। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। कितने लोगों को? 5 लोगों को। चलिए ध्यान दीजिएगा, कितने लोगों को? 5 लोगों को। तो वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रपति ने 132 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की स्वीकृति दी है, जिसमें 2 युगल मामलों में पुरस्कार को एक माना जाता है शामिल हैं। पद्म पुरस्कारों की सूची में 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है यहां से कितना कितना दिया गया था। गिद्धा महिलाओं का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, जिसमें कभी कभी ढोलक को छोड़ करके आमतौर पर कोई संगीत वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है। या निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? ध्यान से, और ये तो जानते होंगे मैक्सिमम लोग, गिद्धा को जानते हैं। तो गिद्धा कहां का है? पंजाब का है। गिद्धा कहां का है? तो पंजाब का है।
गिद्धा पंजाब में महिलाओं का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। आमतौर पर गिद्धा के साथ कोई संगीत वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता सिवाय कभी कभी ढोलक के। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति की मुख्य संरचना किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति की मुख्य संरचना किससे बनी होती है? ध्यान से, कोशिका भित्ति की मुख्य संरचना किससे बनी होती है? तो किससे? सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जनजातीय जनगणना का अधिकतम प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? जहां पर जनजातीय जनसंख्या अधिकतम है प्रतिशत में, बताइएगा प्रतिशत में सबसे अधिक कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर डी मिजोरम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिजोरम। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत आबादी वाले राज्य हैं। मिजोरम में कितना? 94.4%। लक्षद्वीप में कितना? 94%। मेघालय में 86.1%। नागालैंड में 86.5% होता है। नेक्स्ट बताइएगा, कनाडा में स्थित लॉरेंटियन पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती है जो इस पठार की उत्पत्ति का संकेत देती है? ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से चारों ऑप्शन को, और इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान से देखिएगा चारों ऑप्शन को आप लोग। तो ऑप्शन नंबर बी, प्री कैम्ब्रियन आग्नेय और उच्च श्रेणी के रूपांतरित चट्टानें जो भूवैज्ञानिक ढाल का संकेत देती है। किसका? भूवैज्ञानिक ढाल का संकेत देती है। देख लीजिए, कैनेडियन सील्ड जिसे लॉरेंटियन सील्ड या लॉरेंटियन पठार के नाम से जाना जाता है, एक भूवैज्ञानिक ढाल है जो अपनी उजागर प्री कैम्ब्रियन आग्नेय और उच्च श्रेणी के रूपांतरित चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है और लौह अयस्क का एक समृद्ध स्रोत भी है। नेक्स्ट, समुद्र की गहराई मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ध्यान से, समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका यूज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, हैदोमीटर का यूज करते हैं। किसका? हम हैदोमीटर का यूज करते हैं। हैदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग सीधे तरल के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। सेलिनोमीटर का उपयोग नमूने की विद्युत चालकता, तापमान और सोडियम सांद्रता मूल्यों का पता लगाकर पानी में लवणता को मापने के लिए किया जाता है। जबकि स्फेरोमीटर का उपयोग घुमावदार सतह की वक्रता त्रिज्या की सटीक माप के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को हाल ही में यूनिसेफ इंडिया द्वारा #4EveryChild कार्यक्रम का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? #4EveryChild। तो किसको? करीना कपूर खान को। किसको? करीना कपूर खान को। नेक्स्ट आइए 14 नंबर पे, वर्ष 2024 के लिए विश्व क्षय रोग दिवस का विषय या थीम क्या है? 2024 के लिए विश्व क्षय रोग दिवस का थीम या विषय क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, यस वी कैन एंड टीवी। यस वी कैन एंड टीवी। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में बहने वाली कृष्णा नदी की कौन सी सहायक नदी इसके बाईं ओर से इसमें मिलती है? इसके बाईं ओर से। नेक्स्ट ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदी है मूसी नदी। कौन है? मूसी। देखिए, बाएं किनारे से कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है भीमा, डिंडी, पोद्दावागु, मूसी, पलेरू और मुनेरू। दाहिने किनारे से आके मिलने वाली नदी में कुडली यानी कि निरंजना, वेन्ना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। नेक्स्ट यदि हम लोग आते हैं तो भारत की सबसे पुरानी यूरेनियम खनिज खादान जादूगोड़ा किस राज्य में है? तो जादूगोड़ा कहां है? झारखंड में है। कहां है? झारखंड में है। जादूगोड़ा खान, जिसे जादूगोड़ा या जादूगोड़ा कहते हैं, भारतीय राज्य झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा गांव में स्थित एक यूरेनियम खदान है। 1967 से कार्यशील है यह खदान। नेक्स्ट, कौन सी जलवायु परिस्थितियां कॉफी की वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं है? कॉफी की वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं है। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो क्या हो जाएगा?
ना तो ए ना तो बी। ध्यान से देखिए, कॉफी के उत्पादन और वृद्धि के लिए 15 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान, 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा, गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। पाला या बर्फ 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और तेज धूप कॉफी के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम भारतीय प्रेस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कानून था। इसे किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। तो 1867 में। कब? 1867 में किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य रेलवे ने किस झील में 10 मेगावाट क्षमता का एक तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया है? किसने? मध्य रेलवे ने। ध्यान से, हाल ही में मध्य रेलवे ने किस झील में 10 मेगावाट क्षमता का एक तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया है? तो इगतपुरी झील। क्या नाम है? इगतपुरी झील। ध्यान दीजिएगा, मध्य रेलवे ने पश्चिमी घाट स्थित इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कितना है? 919। कितना है? 919 है। देख लीजिए कि प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के अनुसार भारत की जनगणना 2011 की जनगणना में बाल लिंगानुपात कितना है, यानी कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 919 है। नेक्स्ट, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो सलीमा टेटे ने। किसने? सलीमा टेटे ने जीता है। किसने जीता है? सलीमा टेटे ने। देखिए, ओलंपियंस सलीमा टेटे को पिछले साल हांगझो एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला टीम में उनकी भूमिका के लिए वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट आते हैं कि पश्चिम बंगाल उत्तर दिशा में किस देश के साथ सीमा साझा करता है? कौन? पश्चिम बंगाल उत्तर दिशा में किस देश के साथ सीमा साझा करता है? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। तो भूटान के साथ। किसके साथ? भूटान के साथ सीमा साझा करता है। ध्यान से, पश्चिम बंगाल की 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर में भूटान, उत्तर पश्चिम में नेपाल। ठीक है, 2217 किलोमीटर के साथ पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने परमाणु संख्या से सही ढंग से सुमेलित नहीं है? सोडियम 11, पोलेडियम 46, बेरियम 55, मरकरी 80। बताइए किसका एटॉमिक जो नंबर है वो सही ढंग से नहीं है? तो इसमें से देखिएगा तो 55 होता है सीजियम का, बेरियम का होता है कितना? बेरियम का होता है आपका 56 होता है, और सीजियम का होता है 55। सीजियम। क्लियर हो गया? तो ये 2 चीज याद करिए, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से, इसमें वही चीज मिलेगा आपको। नेक्स्ट आते 24 नंबर, विवर्तनिकी प्लेटों की सीमाओं के साथ किस प्रकार के भूवैज्ञानिक घटनाएं होती है? विवर्तनिकी प्लेटों की सीमाओं के साथ किस प्रकार की भूवैज्ञानिक घटनाएं होती है? चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से आप लोग को पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ज्वालामुखी गतिविधि, भूकंप, पर्वत निर्माण और समुद्री खाई निर्माण, ये घटनाएं वहां पर घटती है। अधिकांश भूवैज्ञानिक गतिविधि प्लेट सीमाओं पर होती है, जिसमें ज्वालामुखी, भूकंप, समुद्री खाई के निर्माण और पर्वत निर्माण इसमें शामिल होते हैं। खेल शब्दावली में हैट्रिक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में
नहीं किया जाता है, किसमें हैट्रिक शब्द का यूज नहीं होता है। तो याद रखिए कि देखिए हैट्रिक हम लोग क्रिकेट में भी यूज करते हैं, हॉकी में भी, फुटबॉल में भी, लेकिन टेनिस में इसका यूज नहीं होता है। ध्यान से, टेनिस में इसका यूज नहीं किया जाता, वही चीज यहां मिल जाएगा आपको। तो ये रहा आपको 7वां मॉक टेस्ट का वीडियो, खत्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।